Hi. Hello everyone, welcome to Heritage. This is Architect Mrityunjay Basant, and today we are going to start our new topic. This is our first class of CPM part. कितने लोग अपना से कवर कर लिए टॉपिक को? जल्दी जल्दी बताओ. सर करा है बट एक बार रिवीजन हो जाएगा तो इसलिए. अच्छा, चलो ठीक है. CPM पार्ट जो है स्टार्टिंग में जो है वो मैं 10-15 मिनट तक आपको हो सकता है कि बोर करूं. उसके बाद देखते हैं, कुछ नया नया चीज सीखने का कोशिश करेंगे. तो स्टार्टिंग में बोर मत होना थोड़ा सा, क्या है कि बेसिक बेसिक सा चीज है, और फास्ट में लिखने का कोशिश करना, और हम भी फास्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे. देखिए, CPM पार्ट का जो है बेसिक वाला चीज, वो मार्कर प्रॉपर दिख रहा है ना, हैंड राइटिंग सब? यस. हाँ. और कॉन्वेनिएंट ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ये चीज छोटा छोटा चीज है, वो ओवरऑल बता देता हूँ. A convenient analytical and visual technique of PERT and CPM prove extremely valuable in assisting the managers in managing the projects. I guess ये तुम लोग खुद से समझ सकते हो, मेरे से अच्छे से समझ पाओगे ये चीजें. जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट generally consist of 3 phases. First one is planning, second one is scheduling, and third one is controlling. इसका भी इसको भी जो है ना, मीन्स बहुत ज्यादा डिटेल्स में, बट हम लोग ओवरऑल देख लिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस. पहला प्लानिंग और शेड्यूलिंग, एक अंडर कंस्ट्रक्शन में है, फिर एक कंट्रोलिंग वाला चीज है. ठीक है, मैं मिटा रहा हूं ऊपर से. ओके, ये बेसिक सा डेफिनेशन सब है. नाउ CPM और PERT में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बताना तुम लोग जो अभी तक पढ़े हुए हो. यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब्स में हो या गेट में 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो वो कवर कर लेते हैं यहाँ से. पहला नंबर, CPM का जो है, क्या होता है CPM का फुल फॉर्म अगर देखे तो क्या है? Critical path method. नेक्स्ट, PERT में क्या लिखा है? प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक. ठीक. सेकेंड वन, बताइए दूसरा डिफरेंस क्या है? मेजर मेजर जो 4-5 डिफरेंस है वो बता दो. ये है एक्टिविटी. गुड.
एक्टिविटी ओरिएंटेड, और ये इवेंट ओरिएंटेड। थर्ड जो है डिटर्मिनिस्टिक है ये, और ये है प्रोबेबिलिस्टिक। फोर्थ वन कोई और? कुछ याद आ रहा है बताओ। एक क्रिटिकल पाथ मेथड, ये याद रखना, याद ही होगा। प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड, और ये है इवेंट ओरिएंटेड। ये होता है डिटर्मिनिस्टिक, और ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक। नेक्स्ट वन इज, ये जो होता है ना, ये रिपीटेटिव और ये नॉन रिपीटेटिव होता है। मीन्स याद रखना थोड़ा सा। इसमें मैं लिखा देता हूँ कि इवॉल्व एज, नेक्स्ट पॉइंट है इवॉल्व एज, ये होता है आपका कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये इसमें जो होता है आपका रिसर्च वर्क। इवॉल्व एज, हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। ये होता है रिपीटेटिव और ये होता है नॉन रिपीटेटिव। ओके। और लास्ट में जो है एक पॉइंट लिख रहा हूं, although CPM or PERT, although CPM and PERT technique have similarity in terms of concepts, सुनना, although both the terms CPM and PERT technique have similarity in the terms of concept, the basic difference is in CPM and PERT has कि CPM जो होता है ना, CPM has single time estimated and PERT has 3 time estimated for activities and uses probability theory to find the chances of reaching the scheduled time। मीन्स ये सिंगल टाइम एस्टिमेटेड होता है, और ये होता है 3 टाइम एस्टिमेटेड टाइप का। ठीक है, ऊपर से मिटा दूं। एक बार और मैं पढ़ देता हूं, समझना। Although both the terms CPM and PERT technique have similarity in terms of concept, concept के टर्म में दोनों सेम ही है, but the basic difference is CPM has a single time estimate, CPM has single time estimate and PERT has 3 time estimate for activities and uses probability theory to find the chances of reaching the scheduled time. Now come to the next point, component of CPM and PERT. Component of CPM and PERT क्या है? There is two major component of CPM and PERT, that is, first one is आपका activity और second one is event। ठीक है, तो फर्स्ट को लिखते हैं हम एक्टिविटी में। एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट एन एक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस
An activity represents an action and consumption resources, that is bracket में time, money, energy required to complete a portion of project. Activity is represented by an arrow. Okay. जैसे कि I है और यहाँ पे J है, I नोड J नोड, और ये A जो है, A क्या है यहाँ पे, A is called activity, और इवेंट क्या है, इवेंट है आपका or node. An event or node will always be at the beginning and end of an activity. मीन्स अगर ये I नोड है और ये J नोड है, मीन्स नोड बोलते हैं इवेंट को ही, और यहाँ पे एक्टिविटी A है, तो ये जो है आपका ith और jth, ये ith और ये जो है jth वाला, ये जो है आपका ith इवेंट बोलते हैं, और इसको jth इवेंट, या इसको टेल इवेंट, और इसको हेड इवेंट. ओके. नेक्स्ट जो है, और ये एरो क्या डिनोट करता है, रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे लिख दिए थे कि एरो जो है, एरो डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटी को शो करता है. और नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स क्या है, इन अ नेटवर्क डायग्राम events are represented by nodes and the shape of nodes may be, क्या क्या हो सकता है, कुछ आइडिया. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट, इवेंट जो है ये जैसे कि ये टेल इवेंट है और ये हेड इवेंट है, मींस आई नोड या जे नोड बोलते हैं इसको. तो वही लिखा हुआ है कि इन ए नेटवर्क डायग्राम इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स, मींस नोड्स ही है, एंड द नोड्स का शेप कैसा हो सकता है, इट मे बी ऑफ सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर्ड हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इवन ओवल भी हो सकता है, और कई जगह पे मैंने ट्रायंगल भी लिखा हुआ देखा है. तो सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, ट्रायंगल, ये तो बुक में लिखा हुआ है चारों को चारों, बट ये वाला मैं कहीं पे देखा हुआ था, तो ध्यान रखना ये चीज है. ये तो था बेसिक सा चीज, थोड़ा थोड़ा. मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट क्या होता है, जब कोई इवेंट में जो है कोई एक्टिविटी जो है, मोर देन वन एक्टिविटी आके मर्ज हो रहा है, इसको बोलेंगे मर्ज
इवेंट, और अगर यहाँ से कोई एक्टिविटी मोर देन वन एक्टिविटी अगर निकल रहा हो या आगे की तरफ हो तो इसको बोलते हैं वर्स्ट एक्टिविटी, BURST इवेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका समझना प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी परफॉर्म्ड बिफोर गिवन इवेंट्स are known as preceding activities and activities performed after a given event are known as succeeding event। जैसे कि यहाँ पे है ए एक्टिविटी, यहाँ पे है तुम्हारा बी, और यहाँ पे सी एंड डी। तो एक्टिविटी ए एंड बी इज प्रीसीडिंग और सी एंड डी इज सक्सीडिंग। जो पहले है वो प्रीसीडिंग, जो बाद में है वो सक्सीडिंग। एक टर्म आता है डमी एक्टिविटी, ऊपर में मिटाऊं, बोलो। यस सर। एक टर्म आता है डमी एक्टिविटी, को एक्सप्लेन करो जरा। डमी एक्टिविटी क्या होता है? डमी एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना होता है बताओ? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। 0 सर। हाँ, देखिए एन इमेजिनरी एक्टिविटी, हाँ ये जो होता है एन इमेजिनरी एक्टिविटी होता है ये, which does not consume any resource and time is called a dummy activity। Dummy activity are simply used to represent a connection between events in order to maintain a logic in the network, and it is represented by a कौन सा लाइन? डैश लाइन, डैश लाइन। हाँ, डॉटेड या डैश लाइन।
डैश लाइन इन द नेटवर्क डायग्राम। ए बी सी और डी जो है ये डमी एक्टिविटी, और इसका ड्यूरेशन क्या होगा? ठीक है, ओवरऑल अगर देखें, एक फोटो बनाते हैं, उसमें सारा चीज आ जाएगा। अब यहाँ है आपका इवेंट, यहाँ है एक्टिविटी, ये सब इवेंट, इवेंट इवेंट। ओके, ऊपर एक्टिविटी, ये भी, यहाँ पर भी एक्टिविटी एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या होगा? ब्लू मार्कर, यहाँ ड्यूरेशन। ऊपर नीचे भी हो सकता है, यहाँ से ध्यान रखना। और ये डमी एक्टिविटी, और इसका ड्यूरेशन 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर चार्ट देखें तो याद रखना, इवेंट इवेंट, एक्टिविटी यहाँ, ड्यूरेशन यहाँ, यहाँ पे ये वाला चीज है। क्लियर हो गया बात? ये था क्वेश्चन। बताओ, पी क्यू आर एस हम लोग को बताना था इसमें कि कौन क्या है, बेसिक सा चीज था। पी वाला क्या हो जाएगा बताइए? पी वाला क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला एक्टिविटी, ठीक। क्यू, क्यू वाला ड्यूरेशन, यहाँ पे, ठीक है। और आर, इवेंट, यहाँ ये सब इवेंट। इवेंट, तो ये आ गया आपका आर। उसके बाद कौन सा बच गया? एस, डमी एक्टिविटी। खत्म। नाउ two types of project network जनरली यूज्ड। कौन कौन सा?
एक्टिविटी ऑन एरो या आर्क, दूसरा नंबर एक्टिविटी ऑन नोड AO ओके। एक्टिविटी ऑन एरो या आर्क लिखा भी जाता है, एक्टिविटी ऑन नोड AON और AOA वाला, ठीक है। फर्स्ट वन इज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। ड्रॉ ए नेटवर्क डायग्राम for the project specified below. यहाँ पे है आपका एक्टिविटी और यहाँ पे है प्रीसीडिसड, इमीडिएट प्रीसीडिसड। कौन कौन सा एक्टिविटी? A B C D E F G और ये है डैश यहाँ पे A B C D E एंड F। बस नेटवर्क डायग्राम बनाना है इसका, सबसे छोटा बनेगा। बताइए कैसे स्टार्ट करें, छोटा सा क्वेश्चन है। ए एक्टिविटी वाला में जो है इमीडिएट प्रीसीडर्स नहीं है, तो यहां से स्टार्ट करें हम। जो एक्टिविटी ए है पहले यहां से लिख दिए ए, फिर बी का जो है प्रीसीडर्स कौन सा है? ए, यहां से पहले लिख दिए, यहां आ गया आपका बी। अब बी जो है सी और डी का है, सी और डी का है। नेक्स्ट सी और डी बी से आ रहा है। फिर सी जो है ये ई जो है, ई का प्रीसीडर्स सी और एफ का प्रीसीडर्स डी है। तो सपोज करो एक बार हम सीधा सीधा बनाते हैं। सी का जो है ई है, हम यहां बनाते हैं ई बना लिए सपोज करो, और यहां से बना लिए एफ। सी का बना लिए ई और एफ का बना लिए, मीन्स एफ का प्रीसीडिंग ये है डी है, एफ का ये है, और लास्ट में बच जा रहा है जी। तो जी यहां बना लेते हैं, और जी का था क्या? ई और एफ। तो ये जो है या तो हम ऐसे बनाते ई और एफ ऐसे करके, या डायरेक्ट जो है हम ई और एफ को मर्ज करते यहाँ पे। ये वाला चीज देखो, केस 1 या केस 2 में ऐसे हम बनाते 1 से 2, यहां से सी एंड डी, और यहां से बनाते ये वाला चीज, क्या कि ई और एफ को फॉलो कर रहा है जी, ई और एफ, और यहां से आ जाएगा आपका जी एक्टिविटी। ठीक है, आगे वाला मीन्स जो जो एक्टिविटी है वो उसका प्रीसीडर्स कौन सा है, बस ये वाला चीज हम लोग को ध्यान देना है कि ए में कोई नहीं था, स्टार्ट कर दिया यहां से। अब नंबरिंग की बात जहां तक आए तो यहां से जो है 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। ए में कुछ नहीं था, ए एक्टिविटी यहां स्टार्ट किए। अब बी के लिए एक फिनिश था, बी के लिए ए, तो बी के लिए ए। अब बी से था सी और डी, सी और डी था बी से, सी और डी बी से था, और सी और डी मीन्स सी से ई और डी से एफ। सी से मीन्स ई से पहले सी और एफ से पहले डी,
और ई और एफ के बाद है जी, ई और एफ के बाद है आपका जी। और क्वेश्चन करते हैं अभी। प्रॉब्लम 1, the following details are available regarding a project activity predecessor activity और है आपका ड्यूरेशन इन वीक्स। A, B, C, E and F dash A, B, C, D and E। ये है 3, 5, 7, 10, 5 and 4। इसमें बताना है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ determine the critical path critical activities and project duration। ट्राई करो एक बार। कितना? 22। यस। कैसे स्टार्ट करें बनाने के लिए नेटवर्क? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो नेटवर्क ही है, और भी नेटवर्क का इसमें तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैं बहुत इजी नेटवर्क डायग्राम ले रहा हूँ। कल के लेक्चर में बहुत ज्यादा थोड़ा सा टफ टाइप का एग्जांपल लूंगा। तो ये देखिए कहाँ से स्टार्ट करें। ए एक्टिविटी का नहीं है कोई। हाँ हाँ 22 आंसर है। हाँ 22 वीक्स ओके बनाते हैं। ए यहाँ लिखे। अब देखो ए से 2 जा रहा है, मीन्स प्रीसीडर्स जो है ए का, ये बी और सी का प्रीसीडिंग कौन सा है? ए है। तो ए से 2 निकल रहा होगा, बी भी और सी भी। फिर बी से डी और सी से ई, बी से डी और सी से ई। यहां सपोज करो हम यहां से डी बना दिए और यहां से हम बना दिए सी से ई, और डी और ई से बाद में पता चला कि यहाँ से डी और ई से क्या बन रहा है? आपका एफ बन रहा है। तो यहाँ पे हम 2 नहीं बना के 1 ही बना देंगे यहाँ से, ऐसे करके, क्योंकि डी एंड ई से बन रहा है एफ। तो यहां से बन जाएगा यहाँ से एफ। कितना कितना ड्यूरेशन है देखो, 3, 5, 7, डी में है 10
और ई में है ई का 5 और एफ का जो है 4। कभी कभी ना ड्यूरेशन इस टाइप से भी लिखा रहेगा आपका, ए में इसी तरह के ब्रैकेट में 3, बी में ब्रैकेट में 5, इस टाइप से भी लिखा रहता है या ऊपर नीचे भी लिखा रहेगा, तो डरने की बात नहीं है। यहाँ अब जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे निकाले बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कोई बोल के ही। क्रिटिकल पाथ मेथड अगर निकालना हो तो क्या देखेंगे, सबसे पहले नंबर, ये नेटवर्क तो बना लिए इसको देख करके, सिंपल सा था। अगर क्रिटिकल पाथ अगर इसमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करें बताओ। ये स्टार्टिंग था, मीन्स 1 2 3 4 5 6 मार्क कर दिए, ये अपना मार्क करना होता है, अपना मार्क कर दिए 1 2 3 4 5 6। हाँ बताओ। जिस पाथ में ज्यादा ड्यूरेशन आएगा वो होगा क्रिटिकल पाथ। हाँ, और कोई एक्सप्लेन कर सकते हो अदरवाइज? स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम देखेंगे, हाँ हाँ उस हिसाब से फिर हमको पता चलेगा कि जो जो लास्ट जो नंबर आएगा जो सबसे ज्यादा आएगा, so that is the complete duration of the मतलब the duration of the complete project। और ओके ओके। मतलब उसका एक प्रोसेस रहती है कि हम स्टार्ट और फिनिश ऐसे लिखते हैं तो। अच्छा हाँ, जब क्रिटिकल पाथ की बात आए कि क्रिटिकल पाथ निकालना हो, क्रिटिकल एक्टिविटीज हो या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो, तो देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे जाकर हो रहा है। स्टार्ट यहाँ से है और एंड यहाँ पे है, तो देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए मेरे पास कितना रास्ता है, मीन्स वे कितना है। तो यहाँ से बस अभी तो 2 ही दिख रहा है, एक ये यहाँ से यहाँ ऐसे गए और यहाँ से ये गए, तो कितना तरीका है हम लोग को 1 से लेके 6 तक जाने का। अभी 1 से 2 मीन्स एक तो तरीका ये लिख ले हम, पाथ 1 करके अगर लिखें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6, और टोटल ड्यूरेशन अगर देखें तो कितना हो जाएगा इसका, 3 + 5 + 10 + 4, कितना 3 + 5 + 10 + 4 कितना आ गया 22। और सेकंड वाला पाथ कौन सा है, ऐसे ऐसा ये भी फॉलो कर सकते हैं, देखो 1 2 4 5 6 करके, तो 1 2 4 5 6, ये कितना आ जाएगा 3 + 7 + 5 + 4, ये कितना आ रहा है 19 वीक। और क्रिटिकल पाथ का मतलब जरा बताओ। क्रिटिकल पाथ जो है वो है आपका इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, क्रिटिकल पाथ इज वन व्हिच रिक्वायर्स मैक्सिमम टाइम इंटरवल, मींस मैक्सिमम टाइम जिसमें है, तो कंपेयर करेंगे हम लोग 22 वीक, 22 वीक और 19 वीक में, तो क्या आ जाएगा क्रिटिकल पाथ, देखो कौन सा आ जाएगा, 22 वीक वाला आ जाएगा, मींस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6। या इसको हम ABCD एक्टिविटी में भी लिख सकते हैं कि A से A, B एंड D एंड F, और इस क्रिटिकल पाथ में जो भी एक्टिविटी आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज, दैट इज, ये तो क्रिटिकल पाथ हो गया 1 2 3 1 2 3 5 6 या A B D F करके। और क्रिटिकल एक्टिविटीज की अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपका A B D एंड F, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ जाएगा आपका 22 वीक्स। सिंपल सा क्वेश्चन। और भी बहुत ज्यादा टफ टफ भी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग थोड़ा स्लोअर चल रहे हैं अभी। सर एक बार क्रिटिकल पाथ के बाद सर क्रिटिकल वो बता दिए, क्रिटिकल क्या? हाँ, क्रिटिकल पाथ होता है जो तुम तो क्रिटिकल पाथ होता है तुम जो जिसमें ज्यादा ड्यूरेशन आ रहा है वो क्रिटिकल पाथ हो गया, और उस पाथ में जो भी ABCD जो भी एक्टिविटीज आते हैं वो आपका क्रिटिकल एक्टिविटीज होता है। जैसे कि ABDF उसमें आ रहा था तो ये एक्टिविटीज हो गया, और पाथ में होगा ये वाला 1 से 2 जो पाथ होगा आपका वो वाला। ओके ओके, प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें जो है ना
लिखा हुआ है वो आपको नेटवर्क बना के दे दिया है। फाइंड आउट द completion time and critical activities for the following projects. One, two, three, 5, 6, 8, 10, 7 से 9, ये है 9 से 10, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपका A, B, C, D, E, F, G है, H, I, J, K, L। ड्यूरेशन आपका दिया हुआ है, इसमें है 8, B में है 10, C में है 7, D का है 20 और E है 16, F है 25 ड्यूरेशन, G है 8, H है 11, I है 14, J है आपका 10, K है 6 और L है 5। बताइए। सर बी का 10 है ना? बी का 10 है, A 8, B 10, C 7, D 20, E 16, F 25, E F, G 8, H 11, H I J 10, K 6, I 14, L 5। Find out the completion time and the critical activities. Completion time means project completion time and critical activities for the project is बन गया। सर CFJL। हाँ, टोटल ड्यूरेशन बताओ। 47 यूनिट। हाँ ठीक है। स्टार्टिंग नोड यहाँ है और एंडिंग नोड यहाँ है, मींस 1 से 10 Sir? कितना पाथ बना? हाँ हाँ, कंप्लीशन टाइम मीन्स मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है वो है क्रिटिकल। कंप्लीशन टाइम, क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला, मैक्सिमम टाइम वाला हाँ। ही होता है क्रिटिकल पाथ। हाँ। तो बताओ 1 से लेके 10 तक में कितना पाथ है, जो कि कितना तरीका से ये काम हो सकता है, ये वाला नेटवर्क में कितना पाथ्स है टोटल? सर बट देन कंप्लीशन टाइम इज आल्सो क्रिटिकल पाथ क्या? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। जो कंप्लीशन टाइम होता है वो भी क्रिटिकल पाथ ही होता है? यस, वो कंप्लीशन टाइम जो होगा, जो सबसे ज्यादा वाला होगा वो क्रिटिकल पाथ में ही आता है ना, क्रिटिकल पाथ वाला में ही कंप्लीशन टाइम होगा ना। ओके। तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? देखो तो इसमें 4 बन रहा है क्या? एक तो यहाँ से जा सकते हैं 1 2 हाँ 5 सर, 8 4 10 बन रहे करके, 1 2 5 8 10, एक तो 1 3 6 8 10,
1 3 6 9 10 और 1 4 7 9 10 ऐसे करके। अभी बस बेसिक सा बता रहा हूँ, बाकी ये सब करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एक है शॉर्ट ट्रिक हम लोग के पास, वो थोड़ा बाद में दे दूंगा। बाकी अभी जो है पाथ वाइज हम करते हैं, जो बेसिक सा चीज है। तो पाथ एक हम नाम लिख देते हैं, कौन कौन सा है बताओ। फर्स्ट पाथ 1 2 5 8 10, देखना चेक करते जाना, 1 2 5 8 10। फर्स्ट पाथ 1 2 5 8 10, तो कितना हो गया 8 + 20 + 8 + 6, 8 + 20 + 8 + 6 दैट इज 42 यूनिट्स। पाथ 2 कौन सा होगा, सीधा वाला ले लेते हैं, 1 3 6 8 10। इसमें है आपका 10 + 16 + 11 + 6 = 43 यूनिट्स। और पाथ 3 जो करते हैं वो है आपका 1 3, ऐसे 1 2 3 1 3 6 9 10, ये वाला रास्ता 1 3 6 9 10। इसमें कितना हो जाएगा देखो, यहीं से यहां भी कैलकुलेट कर सकते थे, 10 + 16 14 + 5 दैट इज 45 यूनिट्स। और पाथ 4 में कौन सा आ जाएगा देखो, 1 4 7 9 10, 1 4 7 9 10, ये कितना आ जा रहा है देखो, 725 + 10 + 5 दैट इज 47 यूनिट्स। और अब क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पाथ देखें तो इसमें सारे में कंपेयर करेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन किस में जा रहे हैं, 43 40 42 43 45 47 वाला। तो क्रिटिकल पाथ होता है सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला, तो सबसे लॉन्गेस्ट वाला ये आ गया। तो ये तो हो गया आपका क्रिटिकल पाथ, यहाँ लिख लेते हैं। या तो ऑप्शन एक 1 4 7 9 10 ये भी रह सकता है, या इसको एक्टिविटी के टर्म में अगर लिखे क्रिटिकल पाथ तो 1 4 क्या हो जाएगा, 1 4 मीन्स ऐसे भी लिखा रह सकता है सी, और आपका एफ, आपका जे, आपका एल, इस टाइप से भी रह सकता है लिखा हुआ, डैश भी रह सकता है, और क्रिटिकल एक्टिविटीज के टर्म में भी रह सकता है आपका लिखा हुआ, मीन्स सी एफ जे एल। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखें तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 47 भी, मीन्स 47 यूनिट्स। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट फाइंड आउट करने का, तो इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक जाने के लिए, मीन्स ये वाला चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या है। थर्ड नंबर में जो है ये बेसिक सा है, फंडामेंटल टाइप का था। एक और है प्रॉब्लम, वो मैं देता हूँ, मिटाऊं इसको। यस सर। एक है आपका ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड डिटरमाइन द critical path for the following projects, for the following project। एक्टिविटीज आपका है और है टाइम एस्टिमेटेड, यहाँ लिखा हुआ है। वन से टू बेसिक सा है ये, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 3 से 6, 3 से 7, 4 से 7,
5 से 8, 6 से 8, 7 से 9 और 8 से 9। ये है आपका 5, ये है आपका 6, ये है आपका 3, 5 6 3 5, इसका 7 ड्यूरेशन है, 3 से 7 वाला का 10 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 6 से 8 में है आपका 5, इसका 6 है, इसका 4 है। ट्राई कीजिए। Draw the network diagram and determine the critical path for the following projects. एक्टिविटी इधर दिया हुआ है आपका और टाइम एस्टिमेटेड इन वीक में दिया हुआ है ये वाला चीज। तो हम लोग को क्रिटिकल पाथ मेथड बताना, क्रिटिकल पाथ बताना है कौन सा है और टोटल इसमें बताना कितना ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है। टू वीक्स है। कितना 22? यस सर। और 22 वीक्स, यस राइट। और कितना पाथ है टोटल स्टार्टिंग से एंड तक में अगर डायग्राम बनेगा तो? देख के बताओ। बनाते हैं डायग्राम। 4। हाँ 4, हाँ 4 बनेगा जिस, हाँ 4 बनेगा। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज ये भी पता चल रहा होगा कि कोई जो है इन एनी नेटवर्क डायग्राम क्रिटिकल पाथ में भी मोर देन वंस। ओके, क्रिटिकल पाथ जो है ना कोई भी डायग्राम में मे भी एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि क्रिटिकल पाथ एक ही होगा, इट मे बी मोर देन वन। ओके, तो मोर देन वन में कितना कितना आ रहा है? शायद 22 नहीं आ रहा होगा। हाँ 22 2 आ रहे। हाँ तो स्टार्ट कैसे करें? स्टार्टिंग बताओ कैसे करें। 1 से 2 बन रहा है, 1 से 3 और 1 से 4। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि एक ये है और 1 से 1 तो 2 बना, 1 से 3 और 1 से 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया। 2 से 5 बन रहा है तो प्रॉपर 2 से 5 बना देते हैं। अब देखो 3 से बन रहा है आपका, यहां तक हो गया। 3 से 6 और 3 से 7, 3 से 6 भी बन रहा है और 3 से 6 भी बन रहा है और 3 से 7 भी बन रहा है और 4 से 7 बन रहा है। इसका मतलब 3 से 7 और 4 से 7 और 3 से 6, इस टाइप से 3 से 6, 3 से 7, 3 से 6, 3 से 7 और 4 से 7, यहां तक डन। अब 5 से 8 और 6 से 8 बन रहा है। देखिए 5 से 8 और 6 से 8 बन रहा है, 5 से 8, 6 से 8 और 7 से 9 बन रहा है और 8 से भी 9 बन रहा है। ये तो 8 बन गया था। अब 7 से 9 है और 8 से 9 है, तो 8 से 9 सपोज करो हम यहाँ बनाए और 7 से 9 ये बन गया, तो 9 यहाँ पे आ गया। अब ड्यूरेशन देखो कितना है। ए यहाँ है, ए बी सी डी ई एफ, डी है ये ई है, ये आपका एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा,
H I J and K। ड्यूरेशन है आपके पास 5, बी में 6, सी में 3 और डी वाला में कौन सा हो जाएगा? 2 से 5 में कितना है? 2 से 5 में 5 है, 3 से 6 में 7 है, 3 से 6 में 7 है, 3 से 7 में 10 है और 4 से 7 में 4 है और नेक्स्ट आपका है 5 से 8 में 2 और 6 से 8 में 5। 5 से 8 में 2 है और 6 से 8 में 5 है, ठीक है। और 7 से 9 बच गया, 7 से 9 में 6 और 7 से 9 में 6 और 8 से 9 में 4। तो फर्स्ट जो पाथ है वो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 से 2। तुम लोग मैच करते जाना 1 से 2 5 8 9 दैट इज 5 + 5 + 2 + 4 दैट इज 16 वीक। और पाथ 2 जो है वो है आपका 1 3 6 8 9 6 + 7 + 5 + 4 दैट इज 22 वीक्स। पाथ 3 जो है आपका 1 3 7 9 6 + 10 + 6 दैट इज 22 वीक्स। और पाथ 4 जो होगा आपका ये है 1 4 7 9, इसको क्रॉस चेक कर लेना, 3 + 4 + 6 दैट इज 13 वीक्स। तो 22 वाला जो है मैक्सिमम, अगर कोई एक रहता तो एक हो जाता, बट यहाँ पे 2 है तो मैक्सिमम वाला में क्या आ जाएगा? देखो 2 क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, 22 वीक्स वाला हो जाएगा। तो इससे एक चीज ये पता चला कि कोई भी प्रोजेक्ट डायग्राम, ये नेटवर्क डायग्राम में हो सकता है कि मे बी 1 टाइप ऑफ क्रिटिकल पाथ होगा। अब हो सकता है कि पेपर में जो है ना, ध्यान रखना, अगर कुछ नया देता है तो मे बी अगर 2 क्रिटिकल पाथ वाला दे देता है तो ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके देगा और ऑप्शन नंबर सी में हो सकता है कि वैसा करके दे दे कि बोथ ए एंड बी करके। तो हल्का हल्का क्वेश्चन जो है सिली मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग इस टाइप से, तो थोड़ा ध्यान देना इस सब क्वेश्चन में, ठीक है। मिटा इसको। यस सर। ओके, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, जो मैंने सीखा हुआ है वो सर मतलब इसमें हम लोग को हमेशा सारा पाथ देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग हाँ गलत कर लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी और इसमें जो है इतना ज्यादा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो और एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कहाँ से पता चल जाएगा। वो भी मीन्स यही चीज है, बट उससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बातें। ये तो खत्म हो गया आज का। देखो एक जो है ना क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्टिविटीज और ये है ड्यूरेशन, या नेटवर्क ही मैं बना देता हूँ, रुक जाओ, डायरेक्ट है मेरे पास। और ऐसा नहीं है कि नेटवर्क वाला क्वेश्चन हो गया खत्म, और अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है मेरे पास। तो आज मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम लोग को जो 8-10 क्वेश्चन और जो है नेटवर्क बनाने के लिए कल के क्लास में हो या जो भी क्लास होगा आगे, उसमें से थोड़ा टफ वाला लेंगे, क्योंकि इस बार जो मीन्स गेट में क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ टाइप का था नेटवर्क बनाने वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है नेटवर्क वाला ही चीज है, तो और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज इसमें थोड़ा देख लो, एक ये है 1 से 2 4 3 5 एंड 6। यहाँ पे है आपका ए बी सी, यहाँ भी है आपका डी ई एफ जी, ठीक है। ये है आपका 3, ये है आपका 5, ये है आपका 10, ये है आपका डी में 9
E में है 11, F में है 7 और G में है आपका 5। ठीक है, तो बताना है आपको बताना है क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताना है। ट्वेंटी 29, हाँ, यस। और किसी का है 29 आंसर? Yes, sir. टोटल पाथ से भी कैलकुलेट कर रहे होगे ना कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाने में कितना वे है, उसका जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाला आएगा वो हो जाएगा। तो कौन कौन सा कितना कितना दे आया? 29 से पहले कौन सा आया? 29 से पहला है हमारा 24। फिर नेक्स्ट कितना? इसमें तो 3 होगा ना, देखो 3 है कि कितना है? हाँ, एक 3 तो पाथ यहाँ है, गया, 3 पाथ है। हाँ, 24, 2, उसके बाद 29, 3। तो कंपेयर हम उसके कर बाद देते हैं 24, 25, 29 ऐसा आया ना? नहीं, 24, 29, 25। अच्छा, मीन्स जो भी है मतलब इसी तीनों में से हाँ आया जी, तो हाँ। सबसे ज्यादा जो तो ये वाला हो गया। ठीक है, और सॉरी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये आ जाएगा 29। और पाथ कौन सा है? पाथ है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 5 6। 6। हाँ, या एक्टिविटी के टर्म अगर लिखें तो हम A B D F एंड G इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और एक्टिविटीज अगर पूछे क्रिटिकल एक्टिविटीज तो ओनली A B D F G ऐसे करके A B D F G ऐसे करके ऑप्शन रहेगा रिस्पेक्टिवली करके, तो ध्यान रखना ये वाला चीज। ऐसे भी क्रिटिकल पाथ पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये है। एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है बताने वाला, वो चीज इसको मैं मिटा रहा हूँ नीचे से। क्या है ना कि इसमें एक ही साथ सब कुछ आ जाएगा। देखना, इसमें हम लोग को हो सकता है कि कोई पास अगर ज्यादा क्रिटिकल दे दे नेटवर्क डायग्राम, तो वहां पे क्या हो जाता है ना कि हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना वे है। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना तरीका है या क्या है। तो इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? एक बॉक्स बनाना है यहाँ से प्रॉपर सब पे, आराम से बना देना है बॉक्स। ठीक है, स्टार्टिंग 0 0 से करना है। ठीक है, सब पे डबल डबल बॉक्स बनाए। और इस बॉक्स में जो है ना पहला वाला टर्म और सेकंड वाला चीज बताते हैं। ये होता है आपका ईओटी मींस फॉरवर्ड पास के लिए। जितना बता रहा हूँ बस इतना ध्यान से देखना, थोड़ा बाद में समझ लेना क्या है फॉरवर्ड पास। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बाद में पूछ लेना। ये जो होता है फॉरवर्ड पास होता है, और ये वाला जो है बैक के लिए होगा। मींस फर्स्ट वाला में जो है भरा जाएगा जब आगे चल रहे होंगे तो फर्स्ट वाला में भरेंगे, जब पीछे से बैक आ रहे होंगे तो सेकंड वाला बॉक्स में भरेंगे। कहने का क्या मतलब, ये है ईओटी और ये है आपका एलओटी करके। स्टार्ट करते हैं, देखो कहां से। ये वाला जो है ना फर्स्ट वाला, ये फॉरवर्ड के लिए है और ये बैकवर्ड के लिए है। क्या कहना मैं चाह रहा हूं अभी पता चलेगा। देखो, यहां स्टार्ट करना 0 से। ओके, 0 से स्टार्ट कर दिए, बोलो कुछ। अब एक से 2 पे गए तो इसमें जो है 3 ऐड करते जाना। फर्स्ट वाला में फॉरवर्ड के लिए है, फर्स्ट वाला जो बॉक्स भरेगा वो फॉरवर्ड के लिए भरेगा। मींस इसमें ऐड करते जाएंगे 0 + 3 दैट इज 3। अब यहां पे आने के लिए इसमें ये वाला वैल्यू जोड़ना है, तो यहाँ पे आ गया 3। यहां तक हो गया। अब यहां आने के लिए कितना वे है, यहाँ जो आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 + 5 = यहाँ भरा जाएगा 3 + 5 8 लिख दिए। अब देखना है यहाँ पे। ठीक है, 0 यहाँ हम 0 एज्यूम किए, 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 + 3 3 और 3 + 5 यहाँ जोड़ के फॉरवर्ड में फर्स्ट वाला बॉक्स फॉरवर्ड वाला है तो जोड़ते ही चलेंगे, लिखते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ जब आए तो यहाँ देखना है कि फोर्थ पे जो है ना 2 वे है। मींस इधर से भी आ रहा है और इधर से भी है। 2 एक्टिविटी अप्रोच कर रहा है,
सी से भी और डी से भी। तो हमको इस केस में क्या करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना फॉरवर्ड वाला में, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, फॉरवर्ड केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको यहाँ पे लिखना, और बैकवर्ड वाला में मिनिमम वाला जो वैल्यू आएगा उसमें लिखना है। तो हम, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 8 में 9 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 17, और यहाँ है 3 और 10, 3 में 10 अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 13, राइट। 3 में 10 ऐड किए तो 13 हो गया, और 8 में 9 ऐड किए तो 17। तो अब इस दोनों में कंपेयर करना कि कौन सा ज्यादा बड़ा वाला वैल्यू है, यही वाला मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे 17। तो यहाँ पे 13 को रिजेक्ट करेंगे, 17 को एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ आने का दो तरीका है, देखो यहाँ भी दो एक्टिविटी अप्रोच कर रहे हैं, ई और एफ। तो ई 5 नंबर में क्या भरेंगे, देखो 8 प्लस 11, 11 प्लस 8 कितना हो गया, 11 प्लस 8 या तो 19 होगा, या 19 प्लस 17 कितना होगा बताओ, 19 प्लस 7 36, या 36, ये 7 था ना, यहाँ पे आ गया 17, और एफ पे 7 है। तो यहाँ देखो 11 प्लस, सॉरी 8 प्लस 11 हो गया 19, और यहाँ 17 प्लस 7, सॉरी ये 19 नहीं, ये तो 19 इधर से आया था, 8 और 11 19 आया था। अब ये 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24, 24। तो अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 24 वाला, तो 24 यहाँ पे 24 हम भर लेंगे। अब यहाँ आने का सिंगल तरीका है, 24 प्लस 5 29, ये तुम्हारा जो है टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा। अब जो यहाँ पे 29 वाला वैल्यू है, सेम वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, देखना दो चीज बोल रहा हूँ, यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं 0 से, और जो मैक्सिमम है मैक्सिमम पहले फिल कर देते हैं। ओके, अब बैक में चलते हैं, सेकंड वाला बॉक्स जो भरेंगे बैक वाला, वो बैक में चलेंगे कैसे। अब यहाँ पे आएंगे तो एक ही है, तो इसको ट्रीट करेंगे कि ये इधर से एरो बन गया, तो 29 माइनस से 5 चला गया, तो ये आ गया 29 माइनस 5 चला गया, रिवर्स चल रहे, 29 माइनस 5 आ गया 24। ओके 24 आ गया। अब यहाँ से 24 में, अब यहाँ पे देखो 24 में 7 अगर घटाएं तो कितना हो रहा है, और 24 में 11 घटाएं तो यहाँ कितना आ रहा है, बताओ ना, बताओ 24 में अगर 11 को घटाएं तो 13, 13, और एक सेकंड, यहाँ पे आ गया 1 13, और यहाँ पे भरो पहले 24 में से 7 को घटाओ, यहाँ 17, कितना आ जाएगा 17। ये तो हो गया 24 माइनस 7 गया 17 हो गया। अब ये वाला चीज यहाँ पे, ये वाला जो चीज बच रहा था 3 नंबर, यहाँ पे जो है ना, एक तरीका से देखें तो डबल अप्रोच हो रहा था। रिवर्स में अगर जा रहे हैं तो एक तो यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भी जब बैक देख रहे हैं तो जैसे कि हम लोग यहाँ से बैक एज्यूम कर रहे थे ना यहाँ, तो 3 वाला पे 2 अप्रोच होगा, एक मतलब इधर से ये जाएगा और यहाँ से ये जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू लेंगे, 17 में से 9 गया कितना, एक तो 8 वैल्यू आ रहा है, और एक 24 में से 11 गया 13 वैल्यू आ गया है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब बैक चल रहे हैं, जब बैक चल रहा हो तो जो मिनिमम वैल्यू होता है वो भरा जाता है, मीन्स ये वाला भरेंगे, 13 को रिजेक्ट करेंगे और 8 को एक्सेप्ट करेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड में जो है हम लोग जो मिनिमम वैल्यू होगा वो करेंगे। अब देखो 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 3 गया यहाँ पे 0। तो जहां पे 0 का डिफरेंस जो जहां होगा वो क्रिटिकल पाथ बन जाएगा ऑटोमेटिक। देखो 0 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 24 माइनस 24 गया 0, और 29 माइनस 29 0। इसका मतलब 1 2 8 5 और 6, ये जो है आपका सर 4 इंक्लूड अब 4, हाँ सॉरी ये वाला ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6, या हम लिखेंगे A B D F G। चेक करना
हाँ और जी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया आपका 29 29 वीक्स। और प्रोजेक्ट एक्टिविटी की अगर बात करें, जो इसमें आ रहा है क्रिटिकल एक्टिविटीज की अगर बात करें, तो जो प्रोजेक्ट ये इसमें जो पास में आ रहा है एक्टिविटीज, उसको अगर लिख दें खाली ये वाला चीज, तो प्रोजेक्ट ये क्रिटिकल एक्टिविटीज हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, और इसी टाइप से निकालने का कोशिश करना। ये वाला 1-2 बार अगर प्रैक्टिस हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है निकालने में। और भी टफ क्वेश्चन करेंगे आज, तो मैं बेसिक टफ क्वेश्चन कराया हूँ, और भी है मेरे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिविल का क्वेश्चन तुम लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर गेट सिविल का क्वेश्चन लगा सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या इंस्ट्रूमेंटेशन का लगा सकते हो, उसका अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बाकी मैं भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चन कल। और ये वाला तो बिल्कुल बेसिक सा चीज है, बट जो टफ वाला चीज आता है वो आता है स्लैक या फ्लोट वाला चीज है। और एक बच रहा है आपका वो टीपी टी नोट वाला जो है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम पेसिमिस्टिक टाइम वाला, वो चीज है। तो आज यहीं तक रोकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, इस पे और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा वाला क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस कल सर मुझे नेक्स्ट एक क्लास में। चीज पूछना था सर, वो जो थर्ड नंबर एक्टिविटी पे हम लोग जो 8 पे अराइव करे थे, जो बैकवर्ड कैलकुलेशन किए थे, वो मेरे को थोड़ा हाँ, समझ नहीं आया। जैसे कि देखो, जैसे 4 पे हम लोग आ रहे थे, तो 4 आने में कितना तरीका था हम लोग के पास? एक तो 2 से 4 आ रहे थे, और एक 3 से 4 आ रहे थे, राइट? जी सर। समझ रहे हो? 4 आने का कितना अभी हम फॉरवर्ड ले रहे थे, जब फॉरवर्ड ले रहे हैं तो 4 पे आने का तरीका था कि 2 से 4 आ जाए या 3 से 4 आ जाए। जब बैकवर्ड पास हो ना, तो इसको तुम ट्रीट करो कि ये बैक वाला, अभी तो ये एरो का डायरेक्शन इधर था ना, तो तुमको ये एज्यूम करना है मन में कि ये वाला जब यहाँ बैक में आ रहे हैं, तो 3 पे आने के लिए कितना तरीका है। तो अगर हम ये एज्यूम करें, तो एक तो ये है यहाँ आने का ये, और एक ये वाला अप्रोच था। मीन्स बैक यहाँ से भी हो सकते हैं 5 से 3, या यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए। मीन्स 4 से 3 या 5 से ही। अब इस दोनों में मिनिमम वैल्यू देखेंगे। फॉरवर्ड केस में जब जो मैक्सिमम वैल्यू आते जाएगा, जैसे 17-13 आया था, तो 17 वाला यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था, 13 वाला रिजेक्ट हुआ था। और बैकवर्ड के केस में जब यहाँ पे 2 वैल्यू हो, मीन्स 2 पाथ आ रहा हो एक जगह पे, तो उसमें से जो मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा बस वही फिलअप होगा। मीन्स यहाँ से देखो, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 24 में से 11 गया 13। अब 8 और 13 में जो मिनिमम वैल्यू होगा वो यहाँ पे फिलअप होगा। वही मैं कहना चाह रहा था कि फर्स्ट वाला बॉक्स और सेकंड वाला में मीन्स ईओटी और एलओटी, एलओटी वाला मिनिमम वाला होता है, और फॉरवर्ड वाला ईओटी वाला में मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। फॉरवर्ड में मैक्सिमम और बैकवर्ड में मिनिमम वैल्यू लेते हैं। आई गेस कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। ओके, चलो आज यहीं तक रोकते हैं, फिर कल मिलते हैं, या मैं बता दूंगा, कल अनाउंस कर दूंगा कब से क्लास। 8:30 बजे से होना चाहिए, ट्राई करूंगा करने का। और भी कुछ पूछने का है बताओ? कुछ कल पूछ रहे थे, क्या टेस्ट लगाऊं, क्या कुछ पैसा? सर रुक जाइए सर नहीं सर टेस्ट सीरीज का पूछना था। ये है 0 0, ये है 1, ये है तुम्हारा फॉरवर्ड, और ये है बैकवर्ड। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और इसमें मिनिमम वैल्यू लेते हैं। फॉरवर्ड जब भी आगे की तरफ जाओ मैक्सिमम वैल्यू, जब बैकवर्ड बैक में आओ तो ये कंपैरिजन में मिनिमम वाला वैल्यू। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। ये ईओटी और ये एलओटी होता है। नो सर, हो गया सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अब बताइए। सर टेस्ट सीरीज का ही पूछ रहे थे ग्रुप पे कि मतलब टेस्ट सीरीज कौन सी सही और कैसा, मतलब आप उसके बारे में कुछ बताने वाले थे। अच्छा, अब कितना टाइम बच गया आपके पास? 10 दिन, लाइक 13 दिन। 10 दिन मान के चलो, 10 दिन ओवरऑल। अच्छा चलो, 13 दिन बचा है। तो टेस्ट सीरीज ज्यादा हैवी वाला मैं प्रेफर करूंगा कि नहीं ही लो, काहे कि अब कुछ हो भी नहीं सकता है, बी फ्रैंक, कि ज्यादा हैवी वाला ले लिए टेस्ट सीरीज और दे लेते गए। जो मैं बात बता रहा हूँ वो बहुत ही रिसर्च लेवल वाला बात है, मेरे पे बिलीव कर रहा हूँ, ये होता है, घटना घटेगा, घटता ही है, मैं बता रहा हूँ 100%, मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। अभी जो है सबसे बेसिक जो चीज है मैं प्रेफर करूंगा, गेट कैल्सी है सबके पास? गेट कैल्सी यस सर।
हाँ सर। गेट कैलसी है, उसमें ओल्ड पेपर करके है लिखा हुआ, देखो तो रतन सर थोड़ा मेरा सारा मॉक टेस्ट निकालिएगा नीचे से, तो साइड में नीचे वाला वार्डरोब, हाँ हाँ सर। गेट कैलसी है, उसमें ओल्ड पेपर है, हम्म। एक बार सर्च करो उसको, उसमें 2007 से लेकर 2013 तक पेपर है। ओके हाँ ठीक है ना। देखो मैंने प्रिंट वैसे करा के निकाल लिया है, मैं सबसे इफिशियंट वे बता रहा हूँ फोड़ने का, गेट फोड़ने का सबसे ब्रह्मास्त्र, सबसे जो क्विक वाला चीज है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो मैंने भी प्रिंट करा के वैसे रखा हुआ है, तुम लोग के लिए, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पढ़ना पड़ता है ना, तो मैं भी वैसे प्रिंट करा के भी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ। तो इसको क्या करना है, तुमको प्रिंट नहीं कराना है इतना चीजें। एग्जाम ऑनलाइन है, ऑफलाइन रहता तब जाके मैं प्रीफर करता कि तुम हार्ड कॉपी इसका कराओ। ये 2007 से लेके 2017 उसमें पेपर है, सॉरी 2021, 2007 से लेके 2021 ये तुम्हारा मॉक टेस्ट अभी होना चाहिए। कोई भी कितना भी सीनियर हो, कोई भी लोग आके तुमसे बोले कि इस कोचिंग का ले लो, उस कोचिंग का ले लो, मैं बिल्कुल मना करूंगा लेने के लिए, क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता। 10 दिन में तुम कितना ज्यादा एक्स्ट्रा करोगे, और उससे क्या हो जाता है कि ज्यादा करने के चक्कर में सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि हमको क्या नहीं आ रहा होता, सिलेक्शन इसलिए कभी कभी नहीं होता है कि जो आ रहा होता है वो छूट जाता है कुछ नया चीज के करने के चक्कर में। समझ गए ना। ये वाला मॉक टेस्ट प्रॉपर रूप से 9 बजे से 12 बजे पेपर का टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम है, और ये परफेक्ट चीज मैं बता रहा हूँ। एक सेट लो, प्रॉपर बैठ जाओ और 3 घंटा तक सॉल्व करो। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है कि सर मैं बैठूंगा पेपर लेके, मैं तो 5 मिनट में पेपर कर दूंगा, क्या कि मेरे को सारा आंसर नहीं पता है कि इसका गैल्वेनाइजिंग है, इसका प्लेट एक्शन है, इसका ये है, मैं टिक करके चला जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर पेपर देना है। ठीक है, आधा घंटा में आप कंप्लीट कर दिए तो वेरी नाइस, आप टिक कर दिए। अब 2.5 घंटा उसी पेपर पे एनालिसिस करना है। मैं अब प्रीफर करूंगा 3 घंटा में एक पेपर में, क्या कि आपको याद है पूरा पेपर, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप 3 घंटा में 2 पेपर लगाओ। मीन्स अगर 2007 और 8 मीन्स अगर 3 घंटा के लिए बैठ रहे हो, इतना ही अगर पढ़ लिए हो या इतना ही स्पीड अगर हो गया है, तो 1 घंटा मतलब एक जो 9 से 12 का टाइम है उसमें 2 पेपर लो, 2007 2008, आधा आधा घंटा में रटा हुआ है ही टिक करके हटा दो। उसके बाद जो 2 घंटा बच रहा है ना, उसमें मीन्स ब्रीफ में बैठ के उसी पेपर में प्रॉपर रूप से ढंग से, भले तुमको याद है चारों ऑप्शन के अलावा जो ऑप्शन टिक तुमने नहीं किया है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में पढ़ो, क्वेश्चन बैंक पास में रख के। ओके, कि ये वाला क्वेश्चन, ये आंसर क्यों नहीं हुआ, आखिर इसका क्या कारण है, इसका ये है ये, तो उससे क्या हो जाएगा ना कि, और उससे ये भी पता चलेगा कि इसका जो 3 ऑप्शन इसके अलावा है वो भी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ओवरऑल तुमको पता चल जाएगा। और अभी सबसे बेस्ट तरीका है 9 बजे से 12 बजे तक में तुम इस वाला पेपर को जितना बार लेके, क्या कि अदर कोचिंग में भी देखोगे ना, मैं प्रीफर कर देता, बट वहां भी तुमको यही सब चीज मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम फालतू में, मतलब फालतू में क्या बोला जाए, मीन्स इन्वेस्ट अब लास्ट के मोमेंट में ज्यादा खर्चा करने से कोई फायदा है भी नहीं। और अगर टफ वाला लेना चाहो तो टफ वाला में अगर उल जुलूल चीजें आ जाती है तो फिर माथा डाइवर्ट हो जाता है कि पता नहीं मेरा तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये भी चीजें हैं। और अगर ज्यादा टाइम रहता है, 1-2 महीना अगर रहता तो फिर हम कर सकते थे रिकमेंड, बट अभी के टाइम में मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ये वाला पेपर जो है जेरोक्स तुम लोग मत कराना, ऑनलाइन ही लैपटॉप पे ही प्रॉपर बैठ के 9 से 12 जो टाइम है उसी टाइम में जो है प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन करो। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस इससे अगर बन जाता है ना, तो यही बना रहेगा, एग्जाम में भी यही कॉन्फिडेंस रहेगा। नहीं तो अगर टफ वाला पेपर उठा लिए और तुम्हारा अगर वहां पे 40 एंड 45 के एवरेज अगर नंबर आ रहा है, अगर तुम्हारा, एक चीज देखो मैं बताता हूँ, सपोज करो मीन्स मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और कोई ब्रिलियंट टाइप का है, ठीक है ना, तो होता क्या है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो आपका मीन्स परफॉर्मेंस होता है ना, कोई बच्चा बेसिक बेसिक चीज कर लिया है और प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन कर रहा है, और वहां पे जो है ये अभी प्रैक्टिस कर रहा है 2007 से 2021 तक, वहां पे 80 प्लस मार्क्स मार रहा है मीन्स ये सेट में, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक हाई है। और कहीं पे जाके टफ वाला पेपर ले रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मीन्स उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, बट वो चीज दिख जाता है कभी कभी पेपर में। ये चीज मैं फील किया हूँ कि वहां पे जो है अगर उसका 40-45 या 60-65 के रेंज में है ना, तो उसी रेंज में रह जाता है नंबर। उसको लगता है कि पता नहीं, यहाँ भी वो प्रेशर जो है ना क्रिएट हो जाता है, उसके दिमाग में आने लगता है कि जो टेस्ट में नंबर आ रहा था ना उतना ही नंबर आएगा। अब बट कभी कभी जो है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है ना, वो उसको भले ज्यादा नहीं पता हो बट वो बेटर कर लेता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मेरा कहने का मतलब अभी प्रॉपर टाइम है तुम्हारे पास, भले तुम 20 बार पढ़ लिए हो, फिर भी मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन पेपर करना बहुत जरूरी है, और उसको मतलब खुद से पढ़ो।
उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर, उसका न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा चेंज नहीं होगा। न्यूमेरिकल पहले प्रॉपर बना लो, अपना मार्क्स चेक कर लो, 100 में 100 आ रहा है या 100 में 95 आ रहा है, जो भी है उससे तुम अपना कैलकुलेट कर लो नंबर। बाकी जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स वाला प्रॉपर उसी 3 घंटा के दौरान तुम करने का कोशिश करो। 2 पेपर अभी खत्म करो, अगर ज्यादा तैयारी हो चुका है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यही वाला चीज, और यही वाला चीज अदर प्लेटफॉर्म पे तुमको मिलेगा, तुम कुछ अमाउंट भी पे करके दोगे तो। इसलिए ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि 2007 से लेके 2021 वाला जो तुम्हारा ओल्ड पेपर है उसी को बार बार तुम फटाफट कर लो। उसके बाद अगर बच जाता है तो फिर बोलना, उसके बाद फिर हम रिकमेंड करेंगे। इतना पहले करो, उसके बाद ये काफी है, ये एनफ है। 55 मार्क्स तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, और इतना ही करने के बाद तुम्हारे अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा ना, वो फोड़ने के लिए एनफ है। और कोई क्वेरीज है तो बताओ। सर मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने वो कोचिंग क्लासेस ले रहा था, तो उसको ये बताया गया है कि जो आईआईटी मतलब जो पैटर्न चला आ रहा है, तो आईआईटी खड़गपुर का भी पेपर बनेगा, तो वो क्वेश्चंस रिपीट हाँ नहीं करते हैं ज्यादा, ऐसा उनको बोला गया है कि वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, हाँ, तो उनका अलग ही रहता है। तो अच्छा बस चलो वही ठीक है, मैं क्वेश्चन था मान लेता हूँ कि कि इतना। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक ठीक है, पेपर रिपीट नहीं करता, मैं मान लिया हूँ। अच्छा, अगर रिपीट नहीं करता है तो मैं 10 दिन में कितना नया पढ़ लूंगा, या कितना टेस्ट सीरीज से मैं टोटल जो टेस्ट सीरीज है उतना रट पाऊंगा या उतना समझ पाऊंगा 10 दिन के अंदर में? बताओ। जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल नहीं नहीं जाऊंगा सर, वो उसके तो नहीं हो। चक्कर में। जितना हाँ, हो वो नहीं चुका हो है ना पाएगा उतना भी मैं मतलब। भूल जाऊंगा। तो लास्ट हाँ में बर्डन नहीं लेने का मैं बता रहा हूँ, इसका शिकारी मैं खुद हाँ हुआ हूँ, ठीक है। इसलिए मैं तुमको प्रॉपर वे में बता रहा हूँ। ये गलती मत करना। हम लोग इतना ज्यादा डीप में पढ़े हुए थे कि मीन्स नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ ही नहीं सकता इतना डीप में। हम लोग प्रॉपर इतना ज्यादा डीप में पढ़े थे, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए हैं हम लोग थोड़ा सा। नहीं तो हम लोग भी 60+ मार्क्स के ऊपर में थे। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि प्रीवियस ईयर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, जबकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर जाओ ना तो प्रॉपर हो सकता है कि तुमको पेपर में भी लगेगा कि मास्टर गलत बोल रहा था, प्रीवियस ईयर नहीं आता है। तुमको 4-5 दिन के बाद पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर ही आया हुआ था, तुमको उस टाइम नहीं पता चलेगा प्रीवियस ईयर। पेपर में हम्म। हॉल में जज करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। तुम वहां जज ही नहीं कर पाओगे। भले हो सकता है कि तुमसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछ दिया हो या कुछ भी पूछ दिया हो, तुम वहां पे जज कर ही नहीं सकते हो कि पेपर टफ है कि पेपर इजी है। तुमको पेपर देख के बाहर जब आओगे ना तब जाके पता चलेगा पेपर इजी था कि टफ था। उस टाइम तुमको एक ही चीज दिमाग में आएगा कि प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं आया। 4 दिन के बाद पता चलेगा सब कुछ वहीं से था। तो ये मैं ओके। फ्रिक्वेंटली बोल रहा हूँ, ये चीज है। तो मान लो और ये करो। और वैसे भी 10 दिन में कुछ नया नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। या अगर भारी चीज अगर ले लेते हैं तो उसे घाटा ही होगा मेरे हिसाब से, जो मेरा परसेप्शन है। तो देख लो अपना सर हिसाब से, मैं सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ, ओके ये सर। है। हाँ सर हाँ नेगेटिव बताओ। मार्किंग का क्या मतलब कुछ ट्रिक है या फिर कुछ हाँ मतलब नेगेटिव। कितना नेगेटिव में आएगा मतलब कौन से परसेंटेज में हम लोग आंसर दे सकते हैं? अगर 50-50 रहा तो भी हाँ ये सबसे बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन तुम किए हो। ये चीज होगा तुम्हारे साथ, मतलब सबके साथ होता है। जब क्वेश्चन तुम पेपर में अटेम्प्ट लेने जाओगे ना, 2 ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर दोगे। हम देख लिए तुम लोग का लेवल बहुत हाई लेवल पे है, तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट फटाफट कर दोगे, हमको पता है। तुमको गेट वाला 2 ऑप्शन में फंसाएगा, तुम हमेशा अटकोगे 2 ऑप्शन में। वो तुमको लगेगा बी होगा या डी होगा, ए होगा कि सी होगा, हमेशा 2 क्वेश्चन में अटका के रखेगा। और एक सिंपल सा फंडा है उस क्वेश्चन को टैकल करने का। इस बार भी था 3-4 क्वेश्चन उस टाइप से कि अभी तक का जो पुराना पैटर्न देखो, अभी तक का वो मैं 100% मतलब इसका गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट ऐसा देखा गया है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब 2 क्वेश्चन का ऑप्शन मैच कर रहा हो, 4 ऑप्शन है सपोज करो, ए बी सी डी करके है 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो क्या करना है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है बस। ये मतलब बात मान मत लेना, ये अलग भी हो सकता है, न्यू ट्रेंड में कुछ आके अलग हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, सपोज करो कि तुमने 2 एलिमिनेट कर दिया कि ये और ये आंसर नहीं है, बट तुमको ये डाउट है कि अब ये होगा कि ये होगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम का हो या कुछ उस टाइप का क्वेश्चन हो, एमएसक्यू हो, अब ये होगा कि ये होगा। तो जो मैच द कॉलम वाला ट्रिक है ना, वो मैं बता दे रहा हूँ। अब इस दोनों में से चेक करना कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला किसमें ज्यादा बार में है। मीन्स ये वाला 180 जो है ना, देखेंगे कि 180 कहीं इसमें तो नहीं आ रहा है, सी में ये आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है या यहाँ पे सी आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन अगर ज्यादा रिपीट कर रहा होगा ना इधर, तो चांसेस ज्यादा होता है इस ऑप्शन होने का।
क्या समझे? चांसेस ज्यादा होता है कि यही वाला आंसर होगा, काहे कि ये हिंट दे रहा होता है कि इसका कुछ ये है, बट ये 100% मान मत लेना कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। ऐसा ऑब्जर्व किया हुआ है, ऐसा तुम प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा ही तुम पाओगे कि ज्यादा जो ऑप्शन सही रहता है ना, ऑलमोस्ट वही वाला आंसर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक तो तरीका ये है। और ट्राई करना, क्या ट्राई किया जाना चाहिए, पेपर का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? पहले माइंडसेट ये बना के जाना कि पेपर फर्स्ट, सबसे पहले ये दिमाग में नहीं आना है कि 100 में 100 ही करके आना है। सबसे पहले नंबर दिमाग में ये बैठाओ, कट ऑफ जो होता है ना तुम्हारा 40-45 मार्क्स, सबसे पहला तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि जो कट ऑफ है वो क्लियर करें। मीन्स पहले सेंचुरी लगा लें या हाफ सेंचुरी लगा लें, उसके बाद हम रफ्तार पकड़े। फर्स्ट हाफ में हाफ सेंचुरी, उसके बाद तुम जितना चौका छक्का लगाना है लगाते रहना। फर्स्ट में टारगेट तुम्हारा होना चाहिए कट ऑफ का। तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा कट ऑफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है, उसके बाद तुम ऑटोमेटिक रिदम पकड़ लोगे इतना स्पीड में। और स्टार्टिंग में जो है जान के पेपर में, स्टार्टिंग में जान के पेपर में एनईटी टाइप वहां पे, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, पेपर में तुमको क्वेश्चन पेपर में तुमको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हो या एमएसक्यू हो, यहाँ पे जो तुम्हारे पास क्वेश्चन देंगे ना वहां पे प्रॉपर लाइन में है 1 2 3 1 से लेके 25 तक तुमको एमसीक्यू दिया हुआ है। बट पेपर में ये चीज तुमको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन तुमको एनईटी मिले, सेकंड क्वेश्चन एमएसक्यू मिले, थर्ड क्वेश्चन फिर से एनईटी मिले और चौथा क्वेश्चन एमसीक्यू मिले। तो ये रैंडम रहता है पेपर सेट, ये रैंडम रहेगा वहां पे पेपर सेट। तो माइंड सेट बना के चलो कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 10 क्वेश्चन एनईटी टाइप वाला ही हो सकता है 5 एमएसक्यू वाला ही हो, या हो सकता है कि एक अल्टरनेट करके दिया हुआ हो। तो वहां पे पेपर अल्टरनेट रहेगा। तो तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ये सब चीज के, और ये सब चीजें तुम माइंड बना के चलना। नहीं तो पता चल रहा है कि क्वेश्चन बैंक में तो सब पढ़े थे 1 से लेके 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो ट्रेंड में जा रहा है, और लास्ट में न्यूमेरिकल करना है तो प्रॉपर माइंड सेट के साथ न्यूमेरिकल करूंगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहेगा कि एमसीक्यू के बाद एमएसक्यू रहेगा। और हाँ, एमएसक्यू वाला में ध्यान रखना, ऊपर में लिखा हुआ रहता है सब में कि ये एमएसक्यू रहेगा, ये एमएसक्यू टाइप का है तो इसमें तो नो नेगेटिव है, ये एनईटी टाइप का है, एनईटी वाला तो तुमको दिख ही जाएगा, ये 1 मार्क्स का है या ये 2 मार्क्स का है, तो ऊपर में देख देख के। कई बार होता क्या है कि एमसीक्यू वाला में जो है ना तुम सिंगल टिक करके निकल जाओगे, बाद में पता चलेगा अरे वो तो क्वेश्चन एमसीक्यू था, एमएसक्यू था सॉरी, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू था। तो आदत बना हुआ एमसीक्यू वाला, तो एमएसक्यू 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा, 6-7 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रख लेना कि एमएसक्यू कौन सा है और एमसीक्यू। ऊपर में देखने का कोशिश हमेशा करना कि कौन क्वेश्चन किस टाइप का है। और कुछ बताओ, और कुछ डिस्कस करूं? सर आप एग्जाम स्टार्ट करने का पैटर्न किस तरह से मतलब सजेस्ट करेंगे कि लाइक क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे इनिशियल के कुछ क्वेश्चंस भी अगर हमको टफ लगते हैं तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, फिर भले ही आगे का हमको आता हो लेकिन हम नहीं कर पाते। एग्जैक्टली देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में तुमको अगर 1 से 2 क्वेश्चन नहीं बना ना, तुम्हारा हालत खराब, वहीं पे तुम सरेंडर हो जाओगे, उसके बाद काम खत्म है तुम्हारा। और स्टार्टिंग के 1 से 2 क्वेश्चन अगर भले कुछ भी हो, बेसिक सा ग्रीक ऑर्डर हो, रोमन ऑर्डर हो, कुछ भी करके पूछा हुआ हो, छोटा सा क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन पूरा पेपर में 1 मार्क अगर एक बार में तुमसे बन जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा 99% अप हो जाता है तुरंत में, तुरंत इंस्टेंट ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भाग जाता है। और वही क्वेश्चन अगर छोटा सा क्वेश्चन तुमसे 1 वाला नहीं बन रहा है, 2 वाला में थोड़ा सा डाउट है, 3 वाला का आधा आधा फॉर्मूला याद आ रहा है या फेडेड टाइप का हो रहा है, 3rd वाला मरे यार वहां पे क्या आंसर था, 4th वाला में ऐसा हो रहा है, उसके बाद 1 2 3 4 अगर पता चले कि क्वेश्चन जो है नहीं बन रहा है या नहीं पढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत आधा अधूरा है, तो कॉन्फिडेंस इस चक्कर में लूज नहीं कर देना है। क्वेश्चन खोजना है कि मेरे रडार में कौन कौन सा क्वेश्चन है, स्किप कर दो इसको स्किप, फटाफट स्किप करते चले जाओ। हमारे पास 65 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि ज्यादातर स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है ना तुमको टाइम वेस्ट कराने के लिए दिया जाता है कि तुम अटक के 1 से लेके 5 क्वेश्चन में अटक के रह जाओ, घूम फिर जाओ, आधा घंटा तक यही वेस्ट कर दो, उसके बाद पता चला अरे 60 क्वेश्चन और बचा हुआ है। फर्स्ट गो में तुमको पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए, तुमको 1 से लेके 65 यहां से जाना है, यहां से वापस आना है, यहां से जाना है, यहां से वापस आना है, और पूरा पेपर में तुमको 4 से 5 बार करना है। 4 बार गए 1 से 65, 4 बार यहाँ से यहाँ आए, मीन्स 1 से 65 65 से 1 से 65 65 से 1, ये सर्कल चलते रहना चाहिए। नहीं तो कितना बार ऐसा होगा कि कितना स्टूडेंट 1 से 65 तक जा ही नहीं पाते, का है उसको प्रॉपर आदत बना हुआ है, 1 करेंगे फिर 2 करेंगे फिर 3 करेंगे फिर 4 करेंगे, खत्म, कंपटीशन से बाहर होती।
ओके, और कुछ? सर पहले क्वेश्चन लेते हैं क्या, मतलब क्या? रीड करने के लिए? क्वेश्चन रीड करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए पहले से दिया जाता है क्या, मतलब स्टार्टिंग होने से पहले? नहीं नहीं, तुमको जो टाइम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वो 15 मिनट तुमको इंस्ट्रक्शन जो रहता है ना वो पढ़ने के लिए दिया जाता है कि तुम पढ़ लो कि किस पे रेड होगा, किस पे क्या होगा, कि किससे स्किप होगा, किससे फ्रीज होगा, किससे ये होगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, पेपर पैटर्न का वो जो तुमको पेड मिलेगा ना, पेड करके मिलेगा, वो IIT KG की कुछ भी लिखा होगा। तुम क्या करना ना, प्रॉपर मैं जो सजेस्ट करूंगा पहले ही 15 मिनट पहले ही वो बैठा दिया जाता है। तुम पेपर में क्वेश्चन नंबर लिख लेना ऐसे करके 1 2 3 4, हो सके तो 65 को लिख लेना, हो सके तो 65 ही लिख लेना। उससे क्या होगा, वैसे तुम वहां पे मार्क करने वाला रहता है कि फ्रीज एंड स्किप या सेव एंड नेक्स्ट करके रहता है, उसमें पता चल जाता है। बट मैं प्रीफर करता हूँ मेरे हिसाब से कि यहाँ पे लिखा रहता है ना, यहाँ पे फटाफट लिखते जाना कि ये वाला क्वेश्चन को हमको बाद में बनाना है, ये वाला क्वेश्चन को हमको बाद में देखना है, ये वाला क्वेश्चन को हमको बाद में देखना है। यहाँ साथ साथ मीन्स क्या देखना है, जो तुमको ये पेपर, जैसे कि पेपर मिला हमको शॉर्ट वाला पेज, ये वाला रफ करने के लिए मिला है, तो यहाँ इस कॉर्नर में तुम जो है ना क्वेश्चन का आंसर और टारगेट करना कि थोड़ा छोटा छोटा लिखने का अभी से प्रैक्टिस कर देना, काहे कि वहां का जो पेपर रहता है ना छोटा छोटा रहता है, तो तुमको पता चले रिवर्बरेशन टाइम का सरफेस एरिया तक यहाँ आए और बाद में जाके तुमको वहां से करना पड़ रहा है। समझ गया ना? तो छोटा छोटा लिखने का भी कोशिश करना कि एक पेज में तुम्हारा सारा सॉल्यूशन आ जाए, नहीं तो पता चलेगा कि तुम बार बार पलटते पलटते तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। तो अगर तुमको लगे कि ये क्वेश्चन हम बना देंगे, भले अभी याद नहीं है, हम 2 मिनट के बाद टाइम लेके बना देंगे, जो फर्स्ट गो वाला होगा पूरा 1 से लेके 65 तक क्वेश्चन जो तुमको सिंगल शॉट में जाने का है, एक बार में जो बनने वाला होगा सबसे पहले उसको खत्म करो। भले 2 सेकंड 3 सेकंड लगे, मतलब इंस्टेंट वाला क्वेश्चन 1 से लेके 65, भले तुमसे 1 से लेके 65 तक में तुमको 2 ही क्वेश्चन आ रहा हो, 1 ही क्वेश्चन आ रहा हो सकता है 5 ही क्वेश्चन आ रहा हो, बट 1 से लेकर 65 डायरेक्ट एक बार में जाना है। मीन्स फर्स्ट स्टेप 1 से लेकर 65 तक कंप्लीट एक बार धड़ाक से जाके काम खत्म करना है। उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन तुम बना सकते हो। यहाँ मार्क करो कि 33 नंबर क्वेश्चन हम बना लेंगे, मेरे में कैपेसिटी है 33 नंबर बनाने का, 35 नंबर बना लेंगे, 37 नंबर बना लेंगे, 41 बना लेंगे, 59 बना लेंगे, ऐसे करके। अब क्या करो, ये वाला हो गया, अब इस क्वेश्चन पे आके टारगेट करो, फटाफट इसको खत्म करो, टिक करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सब चीजें, ये अप्रोच होना चाहिए पेपर का, ठीक है? और ये मैं अपने बेसिस पे बोल रहा हूँ, बाकी तुम लोग का जो अप्रोच है वो भी अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, याद रखना एग्जाम हॉल में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कितना भी मैं मोटिवेट तुमको कर दूं, कुरुक्षेत्र में तुमको अकेला लड़ना पड़ेगा। मीन्स तुमको खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को गाइड करना पड़ेगा और खुद को बैलेंस करना पड़ेगा पेपर में। तुमको कोई सहारा नहीं देगा, कहीं कुछ नहीं करने वाला रहेगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगा, तुमको खुद से मतलब खुद को जिताना पड़ेगा वहां पे। ओके, तो ये सब चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। और हाँ, हो सकता है कि पेपर तुमको टफ लगे तुमको, अगर लगे तो ऑल ओवर इंडिया के लिए टफ रहेगा पेपर, तुम्हारे लिए टफ नहीं रहेगा। तुम लोग का तैयारी बहुत हाई लेवल का है, मैंने देख लिया है, तो डरने का बात नहीं है, ठीक ना? जितना दे रहे हैं उतना करो, और तुम्हारा एक्सट्रीम लेवल का तैयारी है तुम लोग का, ठीक ना? सर और कुछ? सर वो स्पेशल नोट्स का आपने मैसेज किया था, वो कुछ बोले थे स्पेशल आप। नोट्स तो अच्छा, न्यूमेरिकल वाला जो भी नोट्स है ना वो तो मैं शेयर कर दिया हूँ, जैसे कि CPM पट वाला है, स्ट्रक्चर्स वाला है। तो जो शॉर्ट नोट्स है ना, तुम लोग को मैं जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है वैसे वैसे जो है मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो शॉर्ट नोट तुम लोग पढ़ने का आदत डालना, या ये वाला चीज। मीन्स अभी जो है मेजर चीज जो बच गया है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्स, लाइटिंग इल्यूमिनेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो हम चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर वाला, बहुत सारा बच्चा डरा हुआ है स्ट्रक्चर को लेकर के, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर वाला चीज, इसको जल्दी से जितना जल्दी हो सके फिनिश करने का कोशिश हम करेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाला दोनों टॉपिक। और इस दोनों का मेरे पास सबसे बेहतरीन शॉर्ट नोट्स है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी और स्ट्रक्चर का भी। तो मैं जो अपलोड कर दूंगा शॉर्ट नोट, उससे बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा। इस बार भी मैं खुद से शॉर्ट नोट बना के 100% स्ट्रक्चर का 6 में 6 मार्क्स लाया हूँ। जो पेपर का जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन था ना वो मैं करके आया हूँ। इजी क्वेश्चन जो ग्रामेटिकल वाला है, मैं तो देख के हंस रहा था कि मेरे से गलती आखिर हो कहाँ गया। छोटा छोटा क्वेश्चन इज आर एम वाला, वो ग्रामेटिकल वाला चीज, वो मेरे को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट जो जितना ज्यादा टफ क्वेश्चन था सारे के सारे मैं सॉल्व करके, मतलब दोनों तीनों मेंबर्स जितना सारा क्वेश्चन था टफ वाला चीज मैं देख रहा हूँ
हम अपने पे हंस रहे थे कि बड़ा टफ क्वेश्चन हम लोग कर दिए और इजी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाता है। इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ध्यान रखना। जब भी इजी क्वेश्चन देखो तो चारों ऑप्शन पढ़ना, वो जान के देता है फर्स्ट वाला ऑप्शन कि तुम सिली मिस्टेक करो और फट से आंसर टिक करके भाग जाओ। तो जितना हल्का क्वेश्चन उतना सिली मिस्टेक होने का चांसेस, तो ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट तो मिल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। सर हमें अगर दो पार्ट देखने को मिलेंगे ना, पार्ट B1 एंड पार्ट B1 एंड यार B2। ये तो मेरे को भी अभी नहीं पता है, क्या कि अब तो तुम ही लोग जाओगे एग्जाम में तो तुम ही लोग को पता चलेगा। वैसा बोला हुआ है कि लिखा हुआ है ना शायद कि B1 भी आप अटेम्प्ट ले सकते हो, B1 B2 दोनों। तो मे भी होना चाहिए दोनों ऑप्शन खोलने का, बट पता नहीं, उसमें देखने में ही तो टाइम चल जाएगा फिर वैसे में। तो हम लोग के सर लिए भी उतना ही नया है जितना तुम लोग के लिए नया है। हाँ हाँ बताओ। सर अभी 100 में से तो 50 या तो 60 ही रहता है जो टॉपर्स ठीक रहते है। हैं या फिर टॉप वाले, तो वो लोग ने भी तो हम्म। क्वेश्चंस छोड़े ही होंगे कोई ना कोई। तो जनरली 65 में से कितने क्वेश्चंस छूटे तो फिर ठीक है, मतलब ज्यादा भी छोड़ने नहीं चाहिए या फिर ज्यादा भी स्किप नहीं करने चाहिए, मतलब कितने छोड़नी चाहिए तो ठीक लगे, या एनईटी फिर टाइप वाला में तुम तो 100% नहीं अटेम्प्ट लो, नहीं समझ में आ रहा है सिर्फ उसमें तो जीरो भर देना नेगेटिव है। वाले में से? कुछ, हाँ नेगेटिव वाला में जो है ना, अ, उसमें क्या करना है ना, ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग से हो जाएगा। ऑन एन एवरेज 80 to 90% चांसेस रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला, वो तुमको 75 to 80% तो हर हालत में करना ही पड़ेगा। क्या कि थ्योरी पोर्शन जो है ना ऑल ओवर इंडिया पढ़ के ही जाता है, फंसता है न्यूमेरिकल्स वाला में। तो थ्योरी पोर्शन तुम छोड़ नहीं सकते हो, क्या कि वो सब थ्योरी पोर्शन सब कर लेता है, तो उसमें तुम अगर पीछे जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो थ्योरी पोर्शन तो करना ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में जो है दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक रहेगा तुम्हारा फुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहेगा, और इस बार हमको लगता है कि पता नहीं 13 to 15 क्वेश्चन मीन्स 13 दूना 26, 25 से 30 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा, जिसमें कि 10 से 12 नंबर रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप का, होता ही है, रहेगा ही। और 10 से 12 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन, जैसे सिलेंडर रेसिप्रोसिटी वाला था, वो रेडियस ऑफ गायरेशन वाला फॉर्मूला, वो वाला फ्लेक्सर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, या सीपीएम पट में टीपीटी नोट वाला फॉर्मूला है, या कॉस्टिक्स वाला रिवर्बरेशन टाइम वाला रहेगा कि इतना एरिया घटा दिए डोर विंडो वाला टाइप का हो, या इंटेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन हो। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला में ये सीपीएम पट से क्रिटिकल पाथ मेथड वाला हो सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चन इजी इजी भी रहता है, और कुछ क्वेश्चन इतना ज्यादा डीप में रहता है कि एक दो क्वेश्चन रहता है जान के कि तुमसे बने ही ना, तुम अपना टाइम सारा वेस्ट कर दो उसी के पीछे। तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन के पीछे ना पड़ा जाए पेपर में। वैसे पता चलता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला है, कौन सा क्वेश्चन करने वाला है। बट जिसमें ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगे स्किप कर, जिसमें 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगे स्किप कर देना है फटाफट। फर्स्ट में जो जल्दी जल्दी हो जाए उसको फिनिश करने का कोशिश करना। बाकी आर्किटेक्चर में टाइम मिल जाता है, पेपर 4-5 बार पेपर तुम इधर से उधर कर सकते हो, 4-5 बार पेपर को इधर से उधर कर देना, बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। और हाँ अभी टाइम है, 1-2 साल जितना अच्छा से फोड़ना है फोड़ दो, बाद में कंपटीशन बढ़ने वाली है। आर्किटेक्चर का जो है कट ऑफ 40 एंड 45 जा रहा है ना, ये 1-2 साल बाद 60-65 पे जाएगा, देख लेना, काहे कि कंपटीशन बहुत भारी मात्रा में बढ़ने वाला है। पेपर तो थोड़ा नॉर्मल ही होता है, तो हेरिटेज सब जगह पहुंच जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और पहुंच ही रहा है, मटेरियल तो मिलेगा ही, पढ़ेगा सब फ्री में, तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन आईआईटी गेट से बढ़े ना बढ़े, हेरिटेज के कारण बढ़ जाएगा। तो जितना है अभी टाइम है, अभी इस बार ही फोड़ डालो सब, नहीं तो जितना लेट होगा उतना कंपटीशन बढ़ जाएगा। ओके, और कुछ पूछना है बताओ। सर मैंने जो ऑब्जर्व किया है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के, हाँ। तो ये कि जो एकदम पुराने क्वेश्चन है लाइक 2000 से पहले के, वो बहुत टफ, फिर 2008 2010 तक फिर थोड़ा सा उसका लेवल एकदम थोड़ा सा डाउन, फिर धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है कि ऐसा असली में, क्योंकि मैंने नहीं पुराने ऐसा क्वेश्चन था। अटेम्प्ट किए। हाँ एक्चुअली तुम जब जब ऑब्जर्व किए हो तब तब सिलेबस चेंज हुआ है। 2000 के बाद सिलेबस चेंज हुआ था, 2009 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है, 2018 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है। ओके। तो सर जब जब उसका सिलेबस चेंज मार्किंग भी हुआ, अलग था, पहले का मार्किंग हाँ भी अलग था, फिर ड्राइंग हाँ करने का क्वेश्चन भी था, तो हमको तो समझ नहीं आया बिल्कुल कितना बिल्कुल। टाइम में मैंने तो एग्जाम देते थ्योरी थे।
पहले तो थ्योरी पेपर का भी मतलब थ्योरी भी देखा था पूरा, लाइक लिटरली क्वेश्चंस वाला था उसमें, सब्जेक्टिव आंसर्स। हाँ, तो पहले उस टाइप का होता था, तो पहले वाला चीज वो करने का नहीं है अभी फिलहाल। 2007 से 2021 तक जाओ। और हाँ, पेपर का लेवल क्या है ना, देखो मैं बता देता हूँ पर्सनली। 2018-19 वाला जो सेशन था ना, मैं मीन्स 2018 से पहले जो फोड़ दिया, वो प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन ढंग से अगर पढ़ लिया तो ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के अंदर जा सकता था। बट 2018 के बाद एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि तुम प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन पूरा लगा लो और तुम रट लो और समझ लो तो तुम ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाओगे या 2 आ जाओगे, 5 आ जाओगे, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन से तुम 50 मार्क्स, मैं प्रेफर करूंगा बीके दास सर, मेरे एचओडी हैं, उनका बुक जो है, मैं जितना बार पढ़ता हूँ उतना बार नया चीज उससे सीखता हूँ। तो वो बहुत डीप में लिखे हुए हैं, जितना ज्यादा समझ में आएगा, जितना ज्यादा तुम सिलेबस से रूबरू होगे, उतना ज्यादा चीज उस किताब को पढ़ के बड़ा मजा आता है। एक जगह पे कंटेंट डाले हुए हैं वो चीज। अब तुम लोग को वो किताब वैसे समझ में आ रहा होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो भी है, किन ही का भी हो, कोई भी किन्हीं का भी हो, वो 50 मार्क्स तुमको, अगर तुम 2-4 बार कर दिए हो तो 50 मार्क्स तुम्हारा हाथ में है। और 10 से 12 मार्क्स जो है तुमको आईआईटी, 50 मार्क्स भी अच्छा मार्क्स है, कोई भी एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए सफिशियंट है। और मेन जनरली जो है कितना मार्क्स 50 की एडमिशन के लिए? जनरल के लिए अगर आईआईटी जाना हो तो कम से कम तुम टारगेट करो 60 का मिनिमम। इस बार के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगला बार के लिए हेरिटेज के कारण कट ऑफ बढ़ेगा, 100% मैं बढ़ाऊंगा कट ऑफ, मैं बता रहा हूँ, ओपनली मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगा। क्या है कि इतना ज्यादा लेवल का लेक्चर्स जाने वाला है ना, इतना ज्यादा डीप में जाने वाला है कि अभी तक हम लोग के फील्ड में तो है नहीं लेक्चर्स। तो जाएगा तो ऑलमोस्ट सब पढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा ऑलमोस्ट। तो अभी टाइम है, इस बार तगड़ा से तगड़ा से पढ़े हुए हो, फोड़ डालो आराम से। जनरल 60 प्लस मार्क्स, ओबीसी 55, और जो भी है 50 के ऊपर रखो ना कहीं सेट हो। 50 के ऊपर रखो, कहीं ना कहीं आराम से सेट हो। बट आईआईटी के लिए मैं प्रीफर करूंगा 60 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए। आप कोई भी कास्ट से हो, कुछ भी से भी हो, टारगेट करो। वैसे 55 प्लस में शायद लास्ट राउंड तक में हुआ है ना रतन सर, शायद हुआ है 55 प्लस पे भी हुआ है। बट टारगेट करो कुछ अच्छा ब्रांच लेने का। आईआईटी मद्रास से अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मिल जाता है तो वहाँ चांसेस है तुम्हारा प्लेसमेंट 15-16 लाख होने का। मेरे सर हैं आईआईटी केजीपी में थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में थे कि क्या, यही था शायद। तो उनका कितना 62 या 63 कुछ या 59 कुछ ऐसा मार्क्स था, उनका प्लेसमेंट अभी हुआ है। तो अच्छे ब्रांच में जाने का कोशिश करो, बाकी जो भी है वो हो जाएगा। अच्छा करने का कोशिश करो, अपने आप ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तुम लोग बहुत अच्छा किए हो, हम तो देखते हैं तुम लोग का स्टेटस सब देखते रहते हैं, तुम लोग बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और क्विज में तो तुम लोग फोड़ ही डाले हो, तो तुम लोग को क्वेश्चन बैंक याद ही है। अच्छा अच्छा करोगे तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। बस लास्टली बस यही बोलूंगा, जो कॉन्फिडेंस अभी है तुम्हारे में, अभी लास्ट टाइम में जो है ना फेडेड होना चालू हो जाता है सिलेबस। कह रहे याद ही नहीं आ रहा है क्या पढ़े थे क्या। अब जितना ज्यादा नजदीक पेपर आएगा ना, उतना तुम्हारा टेंडेंसी भूलने का होगा, तुम उतना ज्यादा भूलते जाओगे चीजें को। भले तुम इतना पढ़ लिया हो ना, जितना करीब एग्जाम आएगा ना उतना चीज तुम भूलते जाओगे। इसको बस हैंडल करो कि ज्यादा से ज्यादा चीज भूले ना या फेडेड टाइप का ना होते चले। ये बहुत बड़ा वो डिसएडवांटेज हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा फिर इतना पढ़ने का, मीन्स इतना ज्यादा मेहनत करने का, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो अभी जितना पढ़ा हुआ है उसको बचाकर प्रॉपर रूप से, हमेशा वही वाला चीज है, ऑल वेज। और गेट हमारा है, हमेशा ये चीज बोलना, गेट हमारा है, हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।